नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी VMOU कोटा 20 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका भी एग्ज़ाम है HD04 यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यह क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़ लिए तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है पहला, रीतिकाल के किन्हीं दो रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, पहला कवि है घनानंद और दूसरा है बोधा, जिसे आप आलम या ठाकुर भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है और इसकी समय सीमा क्या है। तो द्विवेदी युग का नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इसकी समय सीमा है वो 1900 से 1920 तक मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है और इसके कितने भाग हैं। तो कबीरदास की रचनाएं ये बीजक नाम से संग्रहित है और इसके 3 भाग है, सखी, शबद और रमैनी। याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या चौथा है, तार सप्तक क्या है और इसका संपादन किसने किया था। तो इसका आंसर है, यह है 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताओं का एक संग्रह है जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने सन 1943 में किया था। यानी ये 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, रासो साहित्य की भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल से क्या तात्पर्य है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनी कर्कश भाषा को डिंगल तथा अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी कोमल भाषा को पिंगल कहते हैं। यानी अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनी कर्कश वो है डिंगल, और जो कोमल है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी उसे पिंगल कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाली। तो इसका आंसर है, सूरदास है वो इस काव्यधारा के प्रधान कवि हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहली विशेषता है सख्य और माधुर्य भाव की भक्ति। कवियों ने कृष्ण को सखा यानी मित्र और प्रेमी के रूप में भी भजा है, यानी माना है। यानी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कृष्ण को अपना प्रेमी माना है और कई सारे पुजारी ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण को अपना मित्र माना है। दूसरी है लीला गान और वात्सल्य रस। तो कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का बेजोड़ वर्णन है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य क्या होता है, यानी माता का अपने संतान के प्रति प्रेम, उसे ही वात्सल्य कहते हैं। जैसे कोई अपनी संतान से प्रेम करता है। और मुक्तक, गेय पद और ब्रज भाषा, पूरी कविता संगीतात्मक पदों से लिखी गई है और साहित्य ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर है भ्रमर गीत परंपरा। निर्गुण भक्ति पर सगुण प्रेम की विजय दिखाने के लिए उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत की रचना की गई। प्रश्न संख्या 7, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक काल के इन 2 विचारधाराओं में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला है प्रगतिवाद, यानी 1936 से 1943। यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है जिसमें समाज के शोषित वर्ग यानी मजदूर, किसान के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग पूंजीपति के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। यहाँ सामूहिकता पर बल दिया गया है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रगतिवाद, जिसमें ये मजदूर और किसानों को प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग यानी पूंजीपति के प्रति आक्रोश यानी गुस्सा दिखाना, ये प्रगतिवाद था। और प्रयोगवाद है 1943 से शुरुआत है। यह फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है जिसमें कला और भाषा के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों पर बल दिया गया है। यहाँ समाज के स्थान पर घोर व्यक्तिकता को स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 8,
सूफी प्रेम आख्यान कवियों में प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, यानी यह सूफी यानी मुसलमान संतों के बारे में पूछ रहा है। तो सूफी काव्यों जैसे जायसी का प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाता है, तो इसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। सूफी काव्य में इंसानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रेम यानी अलौकिक को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया गया है। नारी को ईश्वर का प्रतीक मानना। भारतीय परंपरा के विपरीत सूफियों ने स्त्री यानी नायिका को परमात्मा का रूप माना है और पुरुष को आत्मा का रूप। विरह की प्रधानता है। इस काव्य में मिलन से ज्यादा विरह, बिछड़ने का दुख को तड़प के साथ दिखाया गया है, जो आत्मा को शुद्ध करता है। प्रश्न संख्या 9, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो रीतिकाल यानी 1700 से 1900 विक्रम संवत मुख्य रूप से दरबारी संस्कृति का काल था। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। रीति निरूपण यानी लक्षण ग्रंथों की रचना। कवियों का मुख्य उद्देश्य राजाओं को काव्य शास्त्र यानी अलंकार, रस, नायिका भेद की शिक्षा देना था, इसलिए उन्होंने कविता कम और शास्त्र प्रदर्शन ज्यादा किया। दूसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल का मुख्य रस श्रृंगार था। कवियों ने नारी के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य और विलासिता का खुलकर चित्रण किया है। किसमें? रीतिकाल में, ठीक है। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, इसलिए कविता का एक बड़ा हिस्सा अपने राजा को खुश करने और पुरस्कार पाने की लिए झूठी उनकी बड़ा जटा करके प्रशंसा करते थे। कला पक्ष का उत्कर्ष। इस काल में भाव भले ही गहरे ना हो, लेकिन शिल्प यानी ब्रज भाषा की मधुरता, दोहा, छंद और अलंकारों की चमत्कारी भरमार अपने चरम पर थी। प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक क्यों कहा जाता है? विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो भारतेंदु जी है वो, उन्होंने मध्यकाल से सोए हुए हिंदी समाज और साहित्य को जगाने का काम किया, ठीक है, मध्यकाल से, इसलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। तो उन्हें जनक मानने के मुख्य निम्न कारण। युग संधि के कवि। उन्होंने एक तरफ रीतिकाल को, श्रृंगारिता को छोड़ा और दूसरी तरफ साहित्य को सीधे देश की समस्याओं यानी अकाल, विदेशी शासन, गरीबी से जोड़ा। दूसरी एक गद्य की विविध भाषाओं की शुरुआत। उन्होंने स्वयं नाटक यानी भारत दूरदर्शन, अंधेरी नगरी ऐसे नाटक और निबंध और यात्रा वृत्तांत लिखे और अपने मंडल के लेखकों से भी लिखवाए। खड़ी बोली का विकास। कविता के लिए भले ही ब्रज भाषा चलती रही, लेकिन गद्य के लिए उन्होंने खड़ी बोली को एक सर्वमान्य और व्यवहारिक रूप प्रदान किया। राष्ट्रीय चेतना का उदय। उनकी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व दिखता है। उन्होंने नारा दिया, निज भाषा उन्नति अहेज, सब उन्नति को मूल। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आना। जय हिंद, जय भारत।